नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट 4 शुरू कर रहे हैं। थर्ड ईयर बीए थर्ड ईयर पार्ट 1 की समाजवाद। जैसा कि इसके नाम से ही हम सब वाकिफ़ हैं। इसका प्रारंभ कैसे हुआ और क्या क्या इसके अंदर घटित होता है और किन थिंकरों के द्वारा इसको बनाया गया है, उस सभी पे हम चर्चा करेंगे। बर्लिन की दीवार का पतन 9 नवंबर 1989 समाजवादी आंदोलन के संस्थागत ढांचे के अवसान का ऐतिहासिक प्रतीक बन गया। ऐतिहासिक भौतिकवाद की भविष्यवाणियों की उपेक्षा करते हुए पूर्वी यूरोप की समस्त समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में अंतर्विरोध उत्पन्न हुआ और आगामी 2 वर्षों के अल्प अवधि में ही इनका विनाश हो गया। इतिहास के गतिशील चक्र ने यूरोप से निकलकर अंततः 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ को भी विलोपित कर दिया। यद्यपि एक शासन व्यवस्था के रूप में समाजवाद चीन व क्यूबा में अपना अस्तित्व बचाए हुए है, तथापि इस तथ्य से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि इन युगांतकारी घटनाओं से समाजवादी आंदोलन व्यापक रूप से प्रभावित हुआ। उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा संपूर्ण विश्व को अपने छत्र छाया में लेने का प्रयत्न कर रही है। यह दबाव इतना अधिक है कि समाजवाद के कट्टर समर्थक भी उदारवाद की उंगली पकड़कर इससे सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। फिर भी सोवियत संघ के विघटन या साम्यवादी गुट के बिखराव को समाजवादी विचारधारा के पतन के रूप में नहीं देखा जाता है। प्रत्येक विचारधारा तर्कों व विश्वासों का एक समुच्चय होती है, जिसके आधार पर किसी विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था का औचित्य सिद्ध किया जाता है। असमानता, अन्याय व शोषण के उन्मूलक सिद्धांत के रूप में समाजवाद एक शाश्वत विचारधारा है। फिर भी यह बात तो निश्चित रूप से सत्य है कि उपरोक्त घटनाओं ने समाजवादी आंदोलन को कमजोर कर दिया। इससे सैद्धांतिक विवेचना के दृष्टिकोण से इस विचारधारा की व्याख्या में अंतर्निहित जटिलताएं और बढ़ गई हैं और इसे परिभाषित करना कठिन हो गया है। उदारीकरण की सर्वव्यापक प्रवृत्ति के पृष्ठभूमि में समाजवाद की व्यवहारिक सफलता का मूल्यांकन का एक पृथक व व्यापक विवेचना की मांग करता है। फिर भी इस विचारधारा की सुदीर्घ परंपरा इतनी लोकप्रियता के प्रबल प्रमाण है। प्लेटो से लेकर लास्की तक इस चिंतन की श्रृंखला में अनेक ख्यातनाम विचारकों की कड़ियाँ हैं, जैसे थॉमस मोर, फ्रांसिस बेकन, विलियम गॉडविन, कोलरिज, रॉबर्ट ओवन, विलियम मॉरिस, H.G. वेल्स आदि। विलियम विटलिंग ने अमेरिका में समाजवादी चिंतन को लोकप्रिय बनाया। निश्चित रूप से समाजवादी चिंतन को जिस एक व्यक्ति ने सर्वाधिक प्रभावित किया, उसका नाम है कार्ल मार्क्स। 1818 से 1883। उसका प्रभाव इतना अधिक व गहरा है कि संपूर्ण समाजवादी चिंतन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 मार्क्सवाद से पूर्व का समाजवादी चिंतन। नंबर 2 मार्क्सवाद का समाजवाद यानी साम्यवाद। और नंबर 3 मार्क्सवाद के बाद का समाजवाद। कार्ल मार्क्स के पूर्ववर्ती समाजवादियों में अधिकांश विचारक पूंजीवाद के विकास के साथ साथ समाज में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता, शोषण जनित बुराइयों व अमीर गरीब के आपसी संघर्ष में आम इंसान की असहाय स्थिति से द्रवित थे। एडम स्मिथ व जर्मनी बेंथम के व्यक्तिवादी उपयोगितावादी विचारों को अपनाकर 18वीं शताब्दी ने कुछ लोगों के पास अंतहीन संपत्ति एकत्रित कर दी, लेकिन शेष समाज उत्तरोत्तर रूप से असहनीय दरिद्रता व अमानवीय शोषण का शिकार होता रहा। उद्योगों के विकास ने जहाँ एक तरफ पूंजीवादियों पतियों को जन्म दिया,
वहीं दूसरी तरफ किसान से मजदूर बने अभागे लोगों को अपनी शर्तों पर कार्य करने के लिए मजबूर करके एक प्रकार से उन्हें औद्योगिक दास बना दिया, जो वस्तुतः मध्ययुगीन अर्धदासों के आधुनिक संस्करण मात्र कहे जा सकते हैं। मार्क्स से पहले के समाजवादी इन परिस्थितियों को बदलना चाहते थे। वे चाहते थे कि समाज से निर्मम प्रतियोगिता खत्म हो, व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो तथा एक ऐसे आदर्श सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाए जिसमें सभी व्यक्ति समान, स्वतंत्र और सुखी हों। अधिकांश विचारकों के पास इस आदर्श को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का कोई ठोस तार्किक साधन नहीं था। वे स्वर्ग यानी हेवन को धरती पर बसना चाहते थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यह जादू कैसा है। सर थॉमस मोर, सेंट साइमन फ्यूरिये इस श्रेणी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक माने गए। सर थॉमस मोर, ब्रिटिश विचारक मोर ने अपनी सुविख्यात पुस्तक ओटिपिया के माध्यम से तत्कालीन समाजवाद, ब्रिटिश समाज की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था की असंगतियों पर प्रहार करते हुए काल्पनिक समाजवादी चिंतन का सूत्रपात किया। यह एक ऐसा समाज है जो अपने आदर्श शासक यूटोपस के क्रांतिकारी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मानवीय जीवन के प्रत्येक पहलू में समानता के सिद्धांत की व्यवहारिक उपलब्धि हासिल करने में सफल होता है। मूर के अनुसार सच्चा सुख बुद्धि व आत्मा की संतुष्टि में अंतर्निहित है। शाश्वत आत्मा को आनंद परोपकारी कार्यों व सद्गुणों से मिलता है। धन संपत्ति से मिलने वाला सुख असत्य व क्षणिक होता है। इसलिए मूर कहते हैं कि सोने चांदी के पीछे भागना मूर्खता है। यद्यपि मूर ने आदर्श राज्य में विदेशी व्यापार का प्रचलन हुआ, लेकिन व्यापारियों आर्थिक आवश्यकताएं प्रधानतः कृषि और शिल्प से पूरी हो सकती हैं। मूर का समाज पूर्णतः काल्पनिक है, तथापि 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में आर्थिक विषमता व धन की शोषणवादी प्रवृत्ति की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित है। वहीं रॉबर्ट ओवन, आधुनिक समाजवादी चिंतन की वास्तविक शुरुआत रॉबर्ट के चिंतन से होती है। समाजवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता भी रॉबर्ट ओवन को ही माना जाता है। नाम मात्र की शिक्षा प्राप्त करने वाले ओवन का प्रारंभिक जीवन दुकान पर एक नौकर के रूप में हुआ और अंत एक ऐसे ब्रिटिश पूंजीपति दार्शनिक के रूप में हुआ जो मजदूरों के कल्याण के लिए अपनी संपूर्ण संपत्ति और जीवन को समर्पित कर देता है। मजदूर से पूंजीपति बनने की इस प्रक्रिया में ओवन ने श्रमिक वर्ग को दयनीय स्थिति को बहुत अधिक नज़दीक से देखा और महसूस किया। समय के साथ मजदूर वर्ग के साथ उसकी सहानुभूति और पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति विकर्षण निरंतर बढ़ता गया। पूंजीवादी अव्यवस्था के विश्लेषण को दार्शनिक आधार प्रदान करते हुए रॉबर्ट ओवन अपनी बात मानव चरित्र से प्रारंभ करता है। उसके अनुसार व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्व उसके चरित्र का है, किंतु यह चरित्र व्यक्ति की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है। मानव चरित्र उन परिस्थितियों के अनुरूप है निर्मित है जिसमें मानव घिरा होता है। दूसरे शब्दों में, अच्छी परिस्थितियां अच्छे चरित्र को तथा बुरी परिस्थितियां बुरे चरित्र को निर्मित करती हैं। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था जिस सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक वातावरण को कायम रखती है वह चरित्र निर्माण के दृष्टिकोण से हानिकारक है, क्योंकि यह सर्वत्र अशिक्षा, अज्ञानता, स्वार्थपरता, विद्वेष और संघर्ष को जन्म देती है। मजदूर इन्हीं परिस्थितियों में रहता है तो उसका चारित्रिक पुनर्निर्माण सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन पूंजीवादी समाज में जो मजदूरों के पतन और दरिद्रता के लिए मूलतः उत्तरदायी है, शासन व्यवस्था मजदूरों के कल्याण की उपेक्षा करती है। पूंजीवादी वर्ग इस वास्तविकता को भी नज़रअंदाज कर देता है कि उसके सुख समृद्धि का आधार वह यह बहुसंख्यक किंतु गरीब श्रमिक वर्ग ही हैं। इस दिशा में पहला प्रयास था न्यू लिरक। ओवन ने 77 में अपने ससुर से कंपनी खरीदकर उसके विचारों के आदर्श स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न किया
और अपने सुधारों के माध्यम से ओवन ने यूरोप सहित संपूर्ण विश्व को ये दिखा दिया कि कारखानों का एक मानवीय चेहरा भी होता है। यह महत्वपूर्ण है कि रॉबर्ट ओवन ने अपने आदर्श सुधारों को लागू करने के लिए वर्तमान पूंजीवादी राज्य के उन्मूलन या क्रांति की बात नहीं की, बल्कि वर्तमान आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि श्रमिक भी अपना चरित्र निर्माण कर सकें। इस सुधार का केंद्रीय तत्व होगा अशिक्षा व दरिद्रता का उन्मूलन। ओवन के विचारों को उसकी दो प्रमुख रचनाओं के माध्यम से और भी बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। ये पुस्तकें हैं अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी 1812, द बुक ऑफ द न्यू मॉरल वर्ल्ड 1820। आज के व्याख्यान में इतना ही।